गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था पैकिंग एफिशिएंसी। आज हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल वाला टॉपिक जिससे हर दूसरे साल न्यूमेरिकल आता ही है, डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड। किसी भी सॉलिड की हम डेंसिटी कैसे निकालें। तो देखो, इसमें बस एक छोटी सी ट्रिक है जिससे सारे सवाल हो जाएंगे। ट्रिक नहीं बोलेंगे, एक कंसेप्ट बोलेंगे कि मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बताया था कि जिस तरीके से एक वॉल ब्रिक्स से मिलके बनी होती है, ईंटों से मिलके बनी होती है, वैसे ही एक सॉलिड काय से मिलके बना होता है बच्चों। वो सॉलिड बनता है यूनिट सेल से। वैसे ही सॉलिड काय से मिलके बना होता है यूनिट सेल से। अब जो यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही तो पूरे सॉलिड की डेंसिटी होगी, जो उस ईंट की डेंसिटी है, क्योंकि ईंटों से ही मिलके तो वो बना है। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो अपन ने फिक्स कर दी, तो जो उस ब्रिक की डेंसिटी है वही वो पूरी वॉल की डेंसिटी रहेगी। सेम चीज जो उस यूनिट सेल की डेंसिटी है, यूनिट सेल ही तो बार बार रिपीट होकर सॉलिड बन रहा है। यूनिट सेल के ही तो बार बार रिपीट होने से सॉलिड बन रहा है, तो बना किससे? वो यूनिट सेल से। तो यूनिट सेल की जो डेंसिटी होगी वो ही सॉलिड की डेंसिटी होगी। बात समझ में आई? बस इससे क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। देखो, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ इट्स यूनिट सेल। किसी भी सॉलिड की जो डेंसिटी होगी वो इक्वल होगी उसकी जिस यूनिट सेल से वो मिलके बना है उसकी डेंसिटी के। क्लियर है? तो सर ठीक है, मान लिया आपकी बात कि सॉलिड की डेंसिटी निकालनी है तो यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल लेंगे। तो यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालेंगे? सर अपन बोलेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी को कैसे दिखाते हैं? रो साइन से दिखाते हैं। अच्छा, अब मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल में कितना मास होगा? सर यूनिट सेल तो एक अपनी हाइपोथेटिकल चीज है, उसका थोड़ी ना मास है, उसके अंदर जो एटम्स हैं उनका मास है। तो सर यूनिट सेल के अंदर कितने एटम होंगे? वो होता है Z। यूनिट सेल के अंदर कितने एटम होंगे? वो क्या होता है? Z इनटू मास ऑफ 1 एटम। भाई जैसे यूनिट सेल में 4 एटम है तो 4 इंटू 1 एटम का मास, वो यूनिट सेल का मास। यूनिट सेल के अंदर 2 एटम है तो 2 इंटू मास ऑफ 1 एटम। ये बात समझ में आई? ठीक है ना? डेंसिटी क्या हो जाती है? मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट सेल का मास क्या होगा? जो उसमें एटम्स है उनका मास, तो जितने भी एटम है इंटू 1 एटम का मास। बात समझ में आई? तो Z क्या है? एक यूनिट सेल में कितने एटम इंटू मास ऑफ 1 एटम अपॉन यूनिट सेल की वॉल्यूम तो हमें पता है, A क्यूब। क्यूब होता है ना यूनिट सेल, जिसकी साइड क्या मान लेते हैं हम? A मान लेते हैं। अब सवाल है कि एक एटम का मास कैसे निकालें। ये आ गया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है ना? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कितनी हो जाएगी बच्चों? Z इंटू मास ऑफ 1 एटम अपॉन A क्यूब। एक एटम का मास कैसे निकालें? याद करो मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या था भाई? सर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। और एक और फॉर्मूला क्या था? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब देखो, मास तो हमें निकालना है, मोलर मास हमें पता होगा कि भाई कौन सा सॉलिड है, सोडियम है, आयरन है, कोई सा भी सॉलिड है उसका मोलर मास हमें पता होगा। कितने पार्टिकल्स का मास निकालना है? एक पार्टिकल्स का। एक एटम का मास निकालना चाहते हैं ना अपन, तो n कितना हो गया? 1 अपॉन Na। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा भाई? m/Na हो जाएगा। क्या m/Na हो जाएगा? हाँ या ना? देखो, नंबर ऑफ मोल्स था गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। अपन किसका मास निकालना चाहते हैं? एक पार्टिकल का, तो n की जगह 1 लिख दिया, तो एक पार्टिकल का मास कितना आ जाएगा? m/Na। या तो तुम यहाँ से डिराइव कर लो, या फिर और कंसेप्चुअली अगर मैं जाऊँ तो मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता क्या है? सर Na एटम्स का मास होता है मोलर मास। तो एक एटम का कितना होगा भाई? एक एटम का मास कितना होगा? m/Na। अगर Na का m है तो एक का कितना होगा? m/Na। तो या तो तुम फॉर्मूले से देख लो या कंसेप्ट से देख लो। तो क्या एक एटम के मास की जगह मैं लिख सकता हूँ m/Na। तो यूनिट सेल की डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई? Z इंटू
m ऑफ वन एटम, यहाँ के बाद है ना, इस चीज को ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम, इस चीज को यहाँ रख देंगे अपन, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कितनी हो जाएगी, z इंटू मास, m क्या है, मोलर मास है, m क्या है यहाँ पे, मोलर मास है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, कैपिटल M है, मोलर मास अपॉन Na इंटू A क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। m ऑफ वन एटम की जगह क्या लिख दिया, m अपॉन Na, m अपॉन Na। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों कि सर किसी भी सॉलिड की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू z m अपॉन Na A क्यूब, जेड एम अपॉन एन ए क्यूब, जेड एम अपॉन एन ए क्यूब। यहाँ पे जेड क्या है, जेड है नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल। एम क्या है, एम है मोलर मास, ये हमेशा याद रखना, एम क्या है, मोलर मास है। एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर। ए क्या है, एज लेंथ, ये नजर आ रहा है क्या, हाँ, ए क्या है बच्चों, एज लेंथ। इसको हम लेंगे सेंटीमीटर में, काय में लेंगे, सेंटीमीटर में, वेरी इंपॉर्टेंट। एज लेंथ को काय में लेंगे हम, सेंटीमीटर में। तो यहाँ से ये बात तुम्हें समझ में आ गई। मोलर मास को काय में लेंगे, ग्राम में लेंगे, ठीक है ना, मोलर मास को लेंगे ग्राम में, एज लेंथ को लेंगे सेंटीमीटर में। तो जो डेंसिटी आएगी ना बच्चों, अपनी डेंसिटी आएगी अपनी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, हमेशा काय में आएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलर मास को ले रहे हैं ग्राम में और लेंथ को ले रहे हैं सेंटीमीटर में, तो डेंसिटी काय में आएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। समझ में आई बात। तो क्या फॉर्मूला हो गया सॉलिड का, कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा बच्चों, कोई भी डेरिवेशन नहीं पूछेगा, ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बस तुम्हें बता दिया कि ये कैसे आया। जेड एम अपॉन एन ए क्यूब, जेड क्या है, एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं। अगर एफसीसी की बात करें तो 4 है, बीसीसी की बात करें 2, प्रिमिटिव की बात करें 1। एम क्या है, मोलर मास। एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ए क्या है, एज लेंथ, यूनिट सेल की जो एक एज है उसकी लेंथ क्या होती है। तो चलो इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, नोट कर लो इसे। कैसे नोट करेंगे, सबसे पहले इतना नोट करो, उसके बाद ये पार्ट नोट करो, उसके बाद ये पार्ट नोट करो, ठीक है। 1 फिर 2 फिर 3 के अंदर ये भी आ गया, ठीक है। 1 फिर इतना, क्योंकि यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाली और उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। क्लियर है बात, नोट कर लो। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। जेड एम अपॉन एन ए क्यूब, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जेड एम अपॉन एन ए क्यूब, जेड एम अपॉन एन ए क्यूब, जेड एम अपॉन एन ए क्यूब। जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल। एम क्या है, मोलर मास। एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर। और ए क्या है, एज लेंथ। क्वेश्चन लिखो बच्चों, एन एलिमेंट विद डेंसिटी 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब forms FCC lattice with edge length of 4 into 10 to the power minus 8 centimeter. Calculate atomic mass of the element. Atomic mass मतलब मोलर मास ही है, ठीक है ना। एटॉमिक मास का मतलब मोलर मास ही है। ये बोर्ड 2014 का क्वेश्चन है। एन एलिमेंट विद डेंसिटी इतनी फॉर्म्स एफसीसी लैटिस विद एज लेंथ ऑफ इतना। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। चलो करो, कैसे करना है न्यूमेरिकल। सबसे पहले गिवन लिखो, फिर जो पूछा है वो लिखो, फिर
देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है और लगा दो फॉर्मूला, कोशिश करो खुद से करो। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लो। डेंसिटी हमें दे रखी है 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एफसीसी दे दिया, इसका मतलब जेड कितना हो गया, 4 हो गया। एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं, 4 होते हैं। विद एज लेंथ ए भी हमें दे दिया 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है मोलर मास। कौन सा फॉर्मूला लगाएं बच्चों, एक ही तो फॉर्मूला है सर, रो इज इक्वल टू, नीचे से लगाते हैं चलो, रो इज इक्वल टू ZM/NA तो रो की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 11.2, Z कितना दे रखा है 4, M कितना दे रखा है निकालना है, Na की वैल्यू कितनी हो जाती है 6.022 × 10⁻23। कैलकुलेशन आसान हो इसलिए क्या लिख रहा हूँ 6 × 10⁻23। और A का क्यूब करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 इंटू 10⁻3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -24। ठीक है ना, A का क्यूब करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 10⁻⁸ का क्यूब 10⁻24। अब इस पूरे को इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो क्या कहानी हो जाएगी भाई, 11.2 इंटू 6 इंटू 64 इंटू 10⁻23 -24 और इस 4 को डिवाइड में भेज दूंगा। देखो इस पूरे को मल्टीप्लाई में भेजा और इस 4 को डिवाइड में भेज दिया तो अपॉन 4। ये किसके बराबर हो जाएगा, मोलर मास के बराबर हो जाएगा। देखो मोलर मास अकेला रह गया, 4 को डिवाइड में भेज दिया, इस पूरे को मल्टीप्लाई में भेज दिया। तो अब देखो मुझे दिख रहा है कि सर 4 से अपन इसे कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 16 जा 64। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मोलर मास कितना आ जाएगा सर 16 6 जा 96। या फिर एक काम करते हैं, पहले 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 जा 12 कैरी 1 67.2 इंटू 16 10⁻⁻1। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 है तो 0 1 से इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो मोलर मास कितना आ जाएगा 107.52 ग्राम। कैलकुलेशन कर लो, मोलर मास कितना आ गया 107.52 ग्राम्स। इतनी कैलकुलेशन तो एक्सपेक्टेड है तुमसे कि इतना तो तुम कर पाओ, बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, आया समझ में, क्या करा बस फॉर्मूला लगाया, बस फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं है। बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं केमिस्ट्री के, बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं, बस फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। ठीक है ना, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का है। ये 2016 में पूछा गया है। An element crystallizes in BCC lattice with cell edge of 500 picometer. The density of the element is 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम
ऑफ एलिमेंट, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ एलिमेंट। चलो करते हैं। देखो सबसे पहले गिवन एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन BCC, पहले खुद करके देखो, खुद से करो आराम से, वीडियो पॉज कर लो, 5 मिनट लग जाए 10 मिनट लग जाए, खुद से करके देखो, देखे कहाँ तक होता है, पूरा हो जाता है बहुत अच्छी बात है, आधा भी सही होता है दैट इज़ ए ह्यूज अचीवमेंट, लेकिन खुद से करो। फिर मैं बताता हूँ, देखो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लो। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन BCC, यानी कि Z कितना दे दिया हमें, 2 दे दिया, BCC का मतलब Z2 विद सेल एज ऑफ 500 पिकोमीटर, तो A हमें दे दिया 500 पिकोमीटर। पिकोमीटर हमें काय में खेलना है, सेंटीमीटर में खेलना है, तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सर सबसे पहले पिकोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो पिकोमीटर मतलब 10 की पावर -12 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 500 इंटू 10 की पावर -12, और मीटर की जगह क्या लिख दूँ, 100 सेंटीमीटर। मीटर की जगह क्या लिख दिया बच्चों, 100 सेंटीमीटर। तो देखो कितना हो गया सर, 5 इंटू 10 की पावर, देखो 1 2 3 4, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -12, ये बात समझ में आई। देखो 500 इंटू 10 की पावर -12, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें काय में खेलना है, सेंटीमीटर में खेलना है। सर सेंटीमीटर में क्यों खेलना है, क्योंकि डेंसिटी काय में गिवन होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये 4 0 आ रही है, तो 10 की पावर 4 लगा दिया इंटू 10 की पावर -12, तो कितना आ जाएगा ये सर, +4, तो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ए आ गया अपना, थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी लेकिन आ गया। अब चाहो तो तुम डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, मतलब जो मीटर में होता है ना उससे 2 पावर कम। जैसे 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -9 मीटर, तो 2 पावर कम कर दो तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही पिकोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -12 मीटर, 2 पावर कम कर दो 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, वही होगा, ठीक है। या तो ऐसे याद रख लो या फिर इस तरीके से सॉल्व कर लो। तो हमने सेंटीमीटर में निकाल लिया। अब क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ एलिमेंट, हमसे नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है और मास हमें दे दिया है 300 ग्राम। अब देखो ये जो मास दिया है ये मोलर मास नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा मास दे दिया तो रो इज इक्वल टू ZM/NA A3, तो Z रख दिया, M रख दिया, NA रख दिया, A3 रख दिया। भाई डेंसिटी तो तुम्हें पहले ही दे रखी है, डेंसिटी तो पहले ही दे रखी है, यानी कि ये मास नहीं है, ये मोलर मास है। सॉरी, ये मास दे रखा है, मोलर मास नहीं दे रखा है। अपने फॉर्मूले में M क्या होता है, मोलर मास होता है। उसने बोला है कि, उसने बोला कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ एलिमेंट, मोलर मास नहीं दे रखा है, उसने मोलर मास नहीं दे रखा है। समझ में आई बात, हमसे पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ एटम्स। तो मैंने तुम्हें सिखाया है बच्चों कि जो पूछा है ना उस पर डायरेक्ट अटैक करो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने के रास्ते खुल जाएंगे। जो पूछा है उस पर डायरेक्ट अटैक करो। देखो क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स है। नंबर ऑफ एटम्स का तो एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें दिए नहीं है, इन्हें हटा दो। तो यहाँ से n निकालना है, तो n क्या होगा भाई सर, n होगा m अपॉन m इंटू Na, और गिवन मास तो अपन को दे रखा है 300, तो 300 इंटू Na अपॉन m। Na की वैल्यू भी पता है, अब हमें क्या निकालना है, बस m की वैल्यू निकालनी है, मोलर मास निकालना है। सर मोलर मास तो निकाल सकते हैं डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, देखो ZM अपॉन Na A3। अब मुझे एक चीज़ दिख रही है कि सर अपन क्यों ना Na अपॉन m की वैल्यू निकाल दें। m की वैल्यू निकालने की वजह, समझो मेरी बात, क्यों ना अपन Na अपॉन m की वैल्यू निकाल दें, Na की वैल्यू रखनी भी नहीं पड़ेगी और काम अपना हो जाएगा। या फिर ऐसे देख लो कि यहाँ से m कितना होगा भाई सर, यहाँ से m हो जाएगा अपना
m इस तरफ रख दिया, बाकी सबको इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो m कितना हो जाएगा रो इंटू एन ए इंटू ए क्यूब अपॉन जेड। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इंटू एन ए इंटू ए क्यूब अपॉन जेड। इस m की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। बात समझो, उसने इस बार तुमसे मोलर मास नहीं पूछा है, उसने नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले मोलर मास निकाल लिया और फिर फॉर्मूले में लग के आंसर निकाल लिया। ये तो था सबसे सिंपल तरीका, बिल्कुल आ जाएगा सर, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, मोलर मास आ जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, और फिर यहाँ रख देंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं क्या बता रहा हूँ कि सीधे मुझे पता है कि यार एन वापस से रखना पड़ेगा, तो मैं ये चेक कर लेता हूँ एन इसमें भी आ रहा है, कट नहीं रहे हैं क्या ये दोनों एन यहाँ भी आ रहा है, वहाँ भी आ रहा है। तो मैंने क्या करा, m की वैल्यू निकाल ली फॉर्मूले वाले टर्म में, रो एन ए क्यूब अपॉन जेड। इस m की वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ, तो देखो कितना होगा भाई 300। na की वैल्यू कितनी है, na की वैल्यू तो पता ही नहीं है अभी, मतलब पता तो है लेकिन रखेंगे नहीं। m की वैल्यू पता है, इसको अपन यहाँ रख रहे हैं, तो रो na ए क्यूब अपॉन जेड। अब z तो ऊपर चला जाएगा और na से na कैंसिल हो गया। बहुत आसान हो गई अपनी कैलकुलेशन, 6 × 10⁻23 पिक्चर से हट गया। कैसे हटा सर मेरे से तो जो पूछा मैंने वो निकाला, उसमें मुझे लग रहा है कि यार m की ज़रूरत है, m की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी, और फिर मुझे ये पहले दिख गया कि यार na से na तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए na रखने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन से बच जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या हो गया, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, z ऊपर आ गया, तो 300 इंटू जेड अपॉन रो ए क्यूब। अब रख दो इसमें, तो 300 इंटू जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2, रो कितना दे रखा है अपन को, रो दे रखा है 7.5 इंटू ए कितना दे रखा है 5 का क्यूब, तो 5 5 25 5 125 10 की पावर -24। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, 10 की पावर -24 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +24, ये हो गया 600 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन 7.5 इंटू 125। अब देखो मुझे दिख रहा है कि 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75, ऐसे ही 5 1 जा 5 5 8 जा 40, तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया 8/12.5 इंटू 10 की पावर 24। अब तो डिवाइड ही करना पड़ेगा भाई, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो 125 को 80 से डिवाइड करेंगे तो 0.67 नहीं 6 से करना पड़ेगा, तो 6 5 जा 30 कैरी 3 6 2 जा 12 15 1 750 5 0, तो ये हो जाएगा 0.64, यहाँ लिख देता हूँ मैं 0.64 इंटू 10 की पावर 24। सर एक को इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर 1 से कम हो जाएगी, 6.4 इंटू 10 की पावर 23। देखो आधा खेल कैलकुलेशन का है, मेरा काम है तुम्हें कंसेप्ट सिखाना। कंसेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया, तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, यहाँ से मोलर मास निकाल लो सारी वैल्यू रख के, और फिर यहाँ मोलर मास की वैल्यू रख दो, पर उसमें नुकसान ये है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मोलर मास का फॉर्मूला जो हमने यहाँ से निकाला वो वहाँ रखेंगे, तो Na से Na कट गया, कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई, बस फिर रख दिया। आंसर कितना आ गया अपना 6.4 इंटू 10 की पावर 23। समझ में आया? डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन अब तुम्हारा होमवर्क। Iron has BCC unit cell with cell edge of 286.65 picometer. Iron has a BCC unit cell with cell edge of 286.65 picometer. मार्कर की इंक खत्म हो गई। The density
of iron is 7.874 gram per centimeter cube. Use this information to calculate Avogadro number. To calculate Avogadro number given atomic mass of iron is equal to 56 gram per mole. Atomic mass of iron is equal to 56 gram per mole. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि तुम्हें BCC दे दिया, यानी कि Z दे दिया, A दे दिया, डेंसिटी भी दे दी और मोलर मास भी दे दिया, और पूछ क्या रहा है एवोगैड्रो नंबर निकालो। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है, पर वो निकाल के दिखानी है। तो क्या करोगे, पूरा फॉर्मूला लगाओगे। इस बार क्या निकालना है, Na निकालना है। Na की वैल्यू कैलकुलेट करके देखो उतनी ही आ रही है क्या, लमसम उतनी ही आएगी। अगर कैलकुलेशन टफ लग रही है तो लास्ट में लिख दो कि हाँ ये अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻23 के इक्वल आ रहा है। देखो करके और बताओ फिर मुझे, कल हम डिस्कस करेंगे इसे। चलो बाय।